हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग और आपकी कैसे चल रही बोर्ड 2026 की तैयारी। उम्मीद करता हूं आप सभी काफ़ी बेहतर होंगे और बड़ी ही बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की वीडियो आप सबके भारी डिमांड पर बनाई जा रही है। आप सबका काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि भैया हमें सामाजिक विज्ञान से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, सामाजिक विज्ञान का कुछ खेल खत्म करने वाला वीडियो लाइए ना। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सामाजिक विज्ञान का पूरा निचोड़ लेकर आ चुका हूँ। मतलब इस वीडियो से इस पूरे सामाजिक विज्ञान का खेल खत्म कर दोगे और ये क्वेश्चन बस तैयार कर डाला तो सामाजिक विज्ञान झिंगा लाला, ये समझ जाओ। और इससे आपका 95% लाने से कोई नहीं रोक पाएगा, ये बात याद रखना। चलो मैं ये सारे क्वेश्चन आपको बताता हूँ और इनका सोल्यूशन भी बताऊंगा और लिखने का तरीका भी बताऊंगा, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में होता क्या है कि बड़े बड़े आंसर होते हैं, सबको तो नहीं रट पाओगे, इतना तो दिमाग अब तेज है नहीं, सबका वैसा ही दिमाग होता है भाई। हमको भी जो पढ़ते थे तो नहीं याद होता था। तो मैं बताऊंगा कैसे लिखा जाता है आंसर्स को बना बना के। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाइक कर देना। चलो स्टार्ट कर देते हैं। देखो सबसे पहले आपका सामाजिक विज्ञान का सबसे पहले चैप्टर से ही क्वेश्चन आ जाता है कि महामंदी का प्रभाव, महामंदी के प्रभाव के बारे में आपको बताना है। आर्थिक महामंदी जो कभी कभी 1928 भी देता है, 1929 भी देता है, दो ये समय चलता है, तो उसके क्या प्रभाव थे उसके बारे में आपको बताना है। और बोर्ड एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन कभी कभी 4 नंबर में और कभी कभी 6 नंबर में टपका ही देता है, तो याद रखना इस क्वेश्चन को। और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन ओ हो बोर्ड वालों का सबसे फेवरेट, इससे फेवरेट क्वेश्चन बोर्ड वालों का कोई भी नहीं हो सकता। सबसे फेवरेट और सबसे आसान क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट क्या है। रॉलेट एक्ट के बारे में, रॉलेट एक्ट क्या है और ये कब पारित किया गया, कब चलाया गया, इसका परिणाम क्या हुआ बताओगे। आपका 4 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय क्या लगा था, रॉलेट एक्ट लगा था, तो वही चीज़ के बारे में बताओगे तो आपको कितने नंबर, 4 नंबर बोर्ड एग्जाम में दिए जाएंगे। उसके बाद देखो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महात्मा गांधी के आंदोलन, महात्मा गांधी जी के शुरुआती जो 3 आंदोलन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वही पूछा जाता है। जैसे सबसे पहला चंपारण, दूसरा खेड़ा, तीसरा का अहमदाबाद सत्याग्रह। ये 3 आंदोलन महात्मा गांधी के आप तैयार कर लोगे तो समझो 4 नंबर इससे फिक्स हो जाएगा। और बहुत सारे और भी आंदोलन है भाई, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ये सारे आंदोलन को भी आप अच्छे से पढ़िएगा, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में पूछे जाते हैं। नमक सत्याग्रह से रिलेटेड अभी मैं आपको बताऊंगा, वो भी क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना। उसके बाद देखो भूक्षरण पर व्याख्या दीजिए। भूक्षरण क्या होता है, उसको कैसे हम रोक सकते हैं, उस पर व्याख्या। अब कोई बच्चों को तो भूक्षरण के बारे में मालूम ही नहीं होगा क्या होता है। अरे भू मतलब भूमि, क्षरण मतलब नष्ट होना। जब मटिया कटता है द्वारा का, वही उसी को हम क्या कहते हैं, भूक्षरण कहते हैं। उसको रोकने का क्या उपाय हो सकता है भाई। अच्छा पहले ये समझो कि भूक्षरण से क्या क्या हानि हो सकता है। उपजाऊ परत चली जाती है यहाँ से वहाँ, तो वहाँ फसल कम होगी। और उसको रोकने का उपाय क्या है कि बड़े बड़े बांध बना दिया जाए, घास लगा दिए जाए, पेड़ पौधे लगा दिए जाए। तो ये लिख नहीं दोगे बनाकर, बड़ी आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, देखो ना एकदम। और देखो भारतीय कृषि की विशेषता लिखिए। भारतीय कृषि की कौन कौन सी विशेषताएं हैं इसके बारे में लिखना है। आपको पता ही होगा कि भारतीय कृषि जो है मानसून पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, मानसून पर। जब बरखा होगा तबे भारत की कृषि बेहतर होगी, ना कि बहुत सारे विदेशों में देखे होंगे कि सिंचाई का बेहतर साधन है, खाद उद का बेहतर साधन है, लेकिन यहाँ पर वो सारी कमियां है। तो भारतीय कृषि जो है प्रकृति पर निर्भर करती है। यहाँ पर जो है कि खादों की प्रमुखता रहती है, खाद बहुत कम मिलते हैं। तो ये चीज़ें भारतीय कृषि की विशेषता में बनाकर लिख दोगे। मैं अभी सोल्यूशन बताऊंगा, घबराना मत। उसके बाद देखो गेहूँ के उत्पादन की भौगोलिक दशाएं बताइए। गेहूँ के उत्पादन की भौगोलिक दशाएं प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लेना, ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। इन तीनों में से कोई एक जरूर पूछ दिया जाएगा तुम्हें। कितने नंबर का, 6 नंबर का पूछ दिया जाएगा। तीनों में से कोई एक रहेगा, मेरा 100% गारंटी है। देखो ये 3 आपका रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल, इन तीनों से मतलब एक न एक जरूर पूछ दिया जाएगा। चाहे गेहूं के उत्पादन की भौगोलिक दशाएं पूछ दे, या फिर चावल के उत्पादन की भौगोलिक दशाएं पूछ दे, या फिर गन्ना के उत्पादन की भौगोलिक दशाएं पूछ दें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मान के चलो चावल के उत्पादन पर लिखना है, तो सबसे पहले आप चावल के बारे में बताओगे कि चावल भारत की सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है, सबसे ज़्यादा चावल खाया जाता है, रोटी कोई खाता नहीं है। अब देखो उसके बाद लिखोगे इसके लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाएं
बारे में, कितना सेंटीमीटर पानी होना चाहिए वार्षिक, कितना तापमान होना चाहिए, उसके बाद जहाँ पर पानी वर्षा न हो तो उसको कैसे वहाँ पर उगाया जा सकता है, और प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं जहाँ पर चावल अत्यधिक मात्रा में उगाए जाते हैं। बताओ सबसे पहला भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर चावल सबसे अधिक उगाया जाता है। जो बच्चा कमेंट करेगा उसका मैं कमेंट पिन करूँगा, ठीक है ना। ये देखो इन तीनों को तैयार करना विद सॉल्यूशन में बताऊंगा कहाँ पर मिलेगा, जस्ट वेट करो। उसके बाद देखो कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत क्या होते हैं। परंपरागत स्रोत यानी कि परंपरा मतलब सदियों से जो चलता आ रहा है उसको ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कहते हैं। जैसे कोयला हो गया। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत, ये दोनों मतलब कि इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी 4 नंबर में टपका ही देता है बोर्ड एग्जाम में, याद कर लेना। उसके बाद सत्ता की साझेदारी, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के श्रेणी में नंबर 1 पर ये भी आता है कि सत्ता की साझेदारी क्या होती है, इसके बारे में समझाइए। और ये क्वेश्चन बोर्ड वालों का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्ता की साझेदारी याद कर लेना, और इसी में एक गठबंधन सरकार होती है, वो वाला टॉपिक भी अच्छे से याद कर लेना। सत्ता की साझेदारी ना होगा तो समझो कि सरकारें भंस जाएगी। हाँ, अब देखो यहाँ पर संघवाद क्या है, संघवाद क्या है और इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, इस पर जरूर तैयार करके चले जाना। संघवाद पर, संघवाद का क्या मतलब होता है, संघवाद की क्या क्या विशेषताएं होती है। संघीय सरकार का मतलब क्या होता है, संघ मतलब एकजुट, जैसे केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर जो सरकारें बनती है उसी को तो हम संघीय सरकार कहते हैं। उसके बाद वैश्वीकरण क्या है, विश्व में जो व्यापार होता है उसी को वैश्वीकरण कहते हैं। और ये क्या है, ये कैसे किया जाता है, इससे क्या लाभ है, ये बोर्ड एग्जाम में ऐसे घुमाकर पूछ दिया जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी एकदम अच्छे से तैयार करना, विद सॉल्यूशन बताऊंगा कहाँ पर मिलेगा। उसके बाद देखो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में क्या अंतर है। राष्ट्रीय आय मतलब राष्ट्र की कुल कितनी आय है और हर एक व्यक्ति की कितनी आय है। जैसे मेरा कितना आय मतलब क्या होता है, आय मतलब उम्मीद समझ रहे हैं क्या, ना, आय मतलब होता है आमदनी, कि आप मंथली कितना कमा रहे हो उसी को आमदनी या आय कहते हैं। तो राष्ट्रीय आय मतलब एक पूरे देश की आय मिलाकर जो प्रति व्यक्ति आय का मतलब कि पूरे देश की आय में एक एक व्यक्ति जितनी भी जनसंख्या है उससे भाग कर दोगे तो प्रति व्यक्ति आय। जैसे देखो प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाला जाता है, कुल देश में जितनी संपत्ति है और जितने भी संपत्ति, ठीक है, शायद दिखाई भी ना तो आप देखो, आप कुल जनसंख्या जितनी है उससे भाग कर दोगे ना तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। समझे कि नहीं समझे। अब मनरेगा क्या है, गंगा में देखते हो मनरेगा कहा जाता है इसको, बांधवन फेंकाता है, काम थोड़ा सा लगता है। तो ये महात्मा गांधी, देखो इसको मनरेगा हिंदी में लिखा जाता है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में लागू किया गया था। इसमें सरकार क्या करती है कि लोगों को काम देती है, ठीक है ना, काम अगर ना दे पाए तो बेरोजगारी भत्ता उस समय लागू करती है। तो मनरेगा पर भी क्वेश्चन हर साल के बोर्ड एग्जाम में ऐसे करके बोर्ड वाले टपका देते हैं, तो इसको तैयार करके जरूर चले जाना। उसके बाद यहाँ से ये वाले क्वेश्चन ना मैं लॉन्ग आंसर दे दिया हूँ, लॉन्ग आंसर में, ठीक है, लॉन्ग आंसर, ये लॉन्ग आंसर ये 4 केवल ही दिया हूँ क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं। और भी लॉन्ग आंसर है, अगर आपको वो चाहिए तो मैं बताऊंगा कहाँ पर मिलेगा। देखो सबसे पहला नमक सत्याग्रह पर जो है गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखे थे, उसमें उन्होंने 11 मांग उनसे रखी थी, लेकिन उनके द्वारा कोई रिप्लाई नहीं रिप्लाई आया। तो गांधी जी का है कि चलो भाई ठीक है रहने दीजिए। तो गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम के पास जाकर नमक उबालकर नमक कानून को तोड़े। वही चीज़ तो बारे में बता देना है, इतना मिल चले थे, ये चले थे, थोड़ा लंबा चौड़ा बना दोगे बस आपका लॉन्ग आंसर लिख कर आ जाएगा, इतना ही है। उसके बाद देखो भारतीय मिट्टियों पर निबंध बताइए। भारत में कितनी मिट्टियाँ पाई जाती है, आप बहुत सारे मिट्टी के नाम जानते होंगे, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, दोमट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, सब मिट्टी के बारे में एक बार में बता देना है। सब उनके डिटेल्स को एक बार में बता देना है कि कौन सी मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है। जैसे काली मिट्टी जो होती है कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, तो वही चीज़ आप बता दोगे, आपका मिट्टियों के प्रकार पर निबंध समाप्त हो जाएगा। इतना ही आसान होता है। उसके बाद देखो संघीय व्यवस्था की विशेषताएं बताइए। वही संघीय व्यवस्था जो संघीय सरकार मिलकर चलाती है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं वो चीज़ें बता देना है। लोकतंत्र के लाभ क्या होते हैं, अब तो ये अपने से बनाकर बता दोगे यार कि लोकतंत्र के क्या क्या लाभ हैं।
बड़ी ही आसान होता है। उसके बाद देखो उपभोक्ता के अधिकार के बारे में बताइए, उपभोक्ता के क्या क्या अधिकार हैं। सूचना पाने का अधिकार, सामान को जांच पर रखने का अधिकार, बहुत सारे अधिकार है उपभोक्ता के। उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर जो किसी भी वस्तु को खरीदता है। 1986 में ये एक्ट लागू हुआ था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। उसी के बारे में उसका एक पूरा निबंध कहता है लिखने के लिए, तो वो चीज़ लिख दोगे। आपका ये भी क्वेश्चन 6 नंबर का हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इतने सारे मैंने टॉपिक आपको बताएं, 20 टॉपिक हैं। केवल इन 20 टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लोगे तो समझो कि 100 में अगर 100 नंबर का पेपर है सामाजिक विज्ञान का, तो 70 नंबर इन्हीं टॉपिक से आपको देखने को मिलेंगे। बाकी इसके सारे के सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशन मात्र 99 रुपये में मिल रहा है। मात्र 99 रुपये में हमारा कोर्स लॉन्च किया गया है, जिसका प्राइस कितना है, मात्र 99 रुपये। उसमें सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, कॉपी कैसे लिखना है और पूरा गाइडेंस क्लासेस यहाँ पर फ्री दी जा ही रही है। तो इसका सॉल्यूशन उसी में है। आपको ये जो नंबर दिख रहा है 95 65 44 16 60, इस नंबर पे 99 पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज दोगे तो हम आपके पास PDF सेंड कर देंगे। अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो इस नंबर से संपर्क इस नंबर पे कर लीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी हुई तो खाली देखेंगे ही, लाइक कर दीजिएगा थोड़ा, और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा क्योंकि उनका भी बोर्ड एग्जाम है। मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।